आज की इस वीडियो का टॉपिक है सब्सिडरी टू एसोसिएट कंपनी शेयर डिक्रीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी पेरेंट कंपनी जब अपनी सब्सिडरी कंपनी का कंपनी में से शेयर जो है वो डिक्रीज करती है तो वो एसोसिएट कंपनी किस तरह से बन जाती है। यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हैं, एक है सब्सिडरी और दूसरा है एसोसिएट। तो अगर सब्सिडरी कंपनी की बात की जाए तो सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें पेरेंट कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर जो है वो परचेज किया हुआ होता है। दूसरी बारी आती है एसोसिएट की। तो अगर एसोसिएट के बारे में बात करें तो एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें पेरेंट कंपनी ने 20% से 50% हिस्से तक शेयर जो है वो परचेज किया हुआ हो। और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि अगर जो पेरेंट कंपनी है वो इतने शेयर सेल कर देती है कि वो सब्सिडरी ना रहे बल्कि वो एसोसिएट बन जाए तो वो किस तरह से पॉसिबल है। अगर बात की जाए कि कंपनी जो है वो अपना शेयर इतना क्यों डिक्रीज करती है कि वो सब्सिडरी से एसोसिएट बन जाए, तो इसकी जो पहली रीजन है वो ये है कि कंपनी जब चाहे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेना चाहे तो तब कंपनी जो है वो सब्सिडरी से एसोसिएट की तरफ आती है। दूसरी बात, जब पेरेंट कंपनी ये चाहे कि वो सब्सिडरी को होल्ड नहीं कर सकती, वो सब्सिडरी को कंट्रोल नहीं कर सकती, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, तो उस केस में भी कंपनी जो है वो अपना शेयर इतना रिड्यूस कर लेती है कि वो एसोसिएट कंपनी बन जाए। अब इसी सारे कंसेप्ट को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है उमर लिमिटेड कंपनी और दूसरी कंपनी है अकबर लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि उमर लिमिटेड कंपनी ने अकबर लिमिटेड कंपनी में 90% शेयर जो है वो परचेज किया हुआ है। तो इसके मुताबिक जिस कंपनी ने शेयर परचेज किया हुआ है उसे कहा जाएगा कि ये कंपनी पेरेंट कंपनी है, और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है, जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है, उसे हम कह देंगे कि ये कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले जो है वो उमर कंपनी का 90% शेयर है अकबर लिमिटेड कंपनी में, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि जो उमर लिमिटेड है वो इसमें से 90% में से 50% जो शेयर है उसको सेल कर देती है किसी और को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले 90% था और हमने बात की थी कि जो सब्सिडरी है वो तब होती है जब कंपनी का शेयर 50% से ज्यादा हो। तो यहाँ पर शेयर 90% था, इसलिए अकबर लिमिटेड जो है वो उमर लिमिटेड की सब्सिडरी थी। और हमने बात की थी कि जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनती हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ तब बनाई जाती हैं जब पेरेंट की कोई सब्सिडरी होती है। अब हम एज्यूम करते हैं कि अकबर लिमिटेड में उमर लिमिटेड ने 50% जो है वो सेल कर दिया है। अब अगर हम 90 में से 50 को लेस करें तो पीछे हमारे पास 40% बच जाता है, और सब्सिडरी के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि मोर देन 50% होना जरूरी है। अब जब 40% बच गया है तो अगर हम देखें तो जो 40% की कैटेगरी है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है जो कि एसोसिएट बन चुकी है। तो अब यहाँ पर उमर लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है, लेकिन अकबर लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी नहीं रही बल्कि वो एसोसिएट कंपनी हो गई है, क्योंकि अब जो परसेंटेज ऑफ शेयर है अकबर लिमिटेड में उमर लिमिटेड का वो 50% से ज्यादा नहीं है बल्कि 50% से कम है, 40% है। तो अब अगर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ये दो कंपनीज हैं तो कंपनी जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। लेकिन हम एज्यूम ये करते हैं कि उमर लिमिटेड की अकबर लिमिटेड के अलावा भी एक सब्सिडरी है जिसे हम सपोज करते हैं कि वो हसन लिमिटेड कंपनी है। अब अगर हसन लिमिटेड कंपनी में हम एज्यूम करें कि 60% शेयर है उमर लिमिटेड का, तो मतलब ये जो शेयर है ये इतने शेयर के मुताबिक हसन लिमिटेड जो कंपनी है वो उमर लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो अगर तो यहाँ पर हसन लिमिटेड कंपनी ना होती तो कंसोलिडेशन परफॉर्म ना की जाती बल्कि सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट के मुताबिक जो है वो वर्किंग चला दी जाती। एसोसिएट से रिलेटेड जो डेटा है उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो किया जाता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक और सब्सिडरी मौजूद है तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन की जाएगी, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि कंसोलिडेशन में अकबर लिमिटेड कंपनी को बीच में कंबाइन नहीं किया जाएगा, सिर्फ उमर
लिमिटेड कंपनी और हसन लिमिटेड कंपनी ही मिलकर अपने एक्सपेंसेस और अपनी सेल्स वगैरह को ऐड करेंगे। अब जैसा लेट्स सपोज कि हम सेल्स को एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल्स जो है वो उमर लिमिटेड की, अकबर लिमिटेड की और हसन लिमिटेड की यहाँ पर गिवन है। हम एज्यूम करते हैं कि जो सेल है वो 10,000 रुपीज उमर लिमिटेड की है, जिसको हमने यूएल लिख दिया। एएल की जो सेल्स है वो 5,000 की है और एचएल की जो सेल्स है वो 8,000 रुपीज की है। तो अब यहाँ पर जब हम कंबाइन करेंगे एसोसिएट के बाद, तो एसोसिएट कंपनी बनने के बाद मतलब ये अब सब्सिडरी अगर नहीं रही तो हम इसकी सेल को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जब हम सेल्स को कंबाइन करेंगे तो वो कौन सी करेंगे, 10,000 रुपीज प्लस 8,000 रुपीज इज इक्वल्स टू 80,000 रुपीज। तो यहाँ पर से एसोसिएट का डेटा एलिमिनेट कर दिया जाएगा जब सब्सिडरी से एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स सब्सिडरी है उसको कंसोलिडेट नहीं किया जाएगा। तो अब अगर कंसोलिडेट नहीं किया जाएगा तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए ये बताया जाता है कंसोलिडेशन में कि कंपनी जो है वो एसोसिएट से रिलेटेड जितना प्रॉफिट आएगा उसको एक सिंगल अमाउंट में अपने इनकम स्टेटमेंट में शो कर देगी, जिसको हम आने वाली वीडियो में अपनी प्रॉब्लम में भी समझेंगे। लेट्स सपोज कि एसोसिएट का जो टोटल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज का है, लेकिन अब इस 10,000 में सिर्फ और सिर्फ 40% जो है वो हिस्सा उस कंपनी का है जिसकी ये एसोसिएट है। मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 रुपीज एएल का है, अकबर लिमिटेड का है और 40% हिस्सा उसमें उमर लिमिटेड का है। तो यहाँ पर अब उमर लिमिटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए रिकॉर्ड करेगी, जो कि उमर लिमिटेड का प्रॉफिट का हिस्सा बनता है। उसके अलावा अगर कंपनी जो है वो सेल करेगी तो उसमें एक ग्रुप गेन भी आएगा पार्ट डिस्पोजल पे, जिसको कंपनी स्टेटमेंट में शो करेगी। तो यहाँ पर किस तरह से आएगा गेन, कि अगर जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगी तो इस केस में जो है वो गेन अराइज होगा। जिसमें लेट्स सपोज कि जितना कंपनी ने शेयर सेल किया है 50%, उसकी फेयर वैल्यू 10,000 रुपीज है और कैरिंग वैल्यू 8,000 रुपीज है। तो इसका ये मतलब 2,000 रुपीज फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग वैल्यू से, तो यहाँ पर गेन आ रहा है 2,000 का, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये तो हमने कंसेप्चुअली समझ लिया कि गेन किस तरह से आएगा। अब अगर हम गेन को कैलकुलेट करें कि ग्रुप का गेन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा पार्ट डिस्पोजल पे, तो हमने पहले सीखा था जब सब्सिडरी टू सब्सिडरी शेयर डिक्रीज किया था, मतलब कंपनी की पहले भी सब्सिडरी थी, उसने सेल किया तब भी सब्सिडरी रही, मतलब पहले 90% था लेकिन अब शेयर 80% है। उस केस में हमने गेन जो है वो कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी चेंज हो रही है, सब्सिडरी से एसोसिएट बन रही है कंपनी, तो इसलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीका बताया गया है कंसोलिडेशन में, जिसके थ्रू ग्रुप गेन जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। तो अब ग्रुप गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि कितनी सेल प्रोसीड्स आई हैं कंपनी को। मतलब उमर लिमिटेड ने जब अपना शेयर जो है वो रिड्यूस किया है अकबर लिमिटेड में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेल प्रोसीड्स आई हैं वो आई हैं 10,000 रुपीज की। अब यहाँ पर ये देखना है कि फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इंटरेस्ट कितना है। रिटेन इंटरेस्ट अब अगर देखा जाए तो हमने अगर 90% में से 50% को सेल कर दिया है तो 40% का इंटरेस्ट अभी भी मौजूद है। तो इस 40% को कहा जाएगा कि ये रिटेन इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी का अभी भी इतना शेयर बाकी है अकबर लिमिटेड में। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस 40% का जो फेयर वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज। अब ये वो दो पॉजिटिव फिगर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये बनता है 18,000 रुपीज। उसके बाद इसमें से लेस करना है वो इंटरेस्ट जो सब्सिडरी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये तो वो वैल्यू आ गई जो कि कंपनी ने रिटेन की हुई है, ये वो पैसे हैं जो कंपनी के पास अभी भी मौजूद है, इतनी वैल्यू। लेकिन इसमें से कुछ अब सेल भी की गई है जो कि सब्सिडरी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो अब यहाँ पर वो डेटा आएगा जो कि 50% से रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पर जो डेटा देखा वो 40% से रिलेटेड था जो कि रिटेन इंटरेस्ट था, और सेल प्रोसीड्स जो थी वो 50% की थी जो कि सेल किया गया था। लेकिन जो इंटरेस्ट है
सब्सिडरी में जो कि डिस्पोज ऑफ कर देना है उसको हमने यहाँ से लेस करना है। तो उसमें नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट डिस्पोजल डेट आ जाएगा, मतलब सब्सिडरी के नेट एसेट क्या थे डिस्पोजल डेट पर, वो हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 रुपीज जो है वो नेट एसेट्स की वैल्यू थी डिस्पोजल की डेट पर, तो यहाँ पे वो भी लेस हो जाएगा। उसके अलावा अनइम्पेयर्ड गुडविल, जो गुडविल अनइम्पेयर्ड है, मतलब अगर गुडविल में कोई रिडक्शन नहीं आई है तो वो गुडविल जो है, अगर कोई रिडक्शन आई है तो वो नहीं, ऐसे गुडविल जो कि इम्पेयर नहीं हुई, जिसमें रिडक्शन नहीं आई, वो वाली गुडविल हमने यहाँ से लेस करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3000 रुपीज की जो है वो गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी। उसके बाद कैरिंग वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई की कितनी कैरिंग वैल्यू है। पहले हमने देखा था कि जो एनसीआई है वो 10% थी, तो यहाँ पे एनसीआई जो है डिस्पोज ऑफ जब सब्सिडरी को करने लगे हैं तो उस 10% की भी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 रुपीज जो है वो एनसीआई की मजीद वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये देख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है कि अगर ये वाली वैल्यूज कम है, मतलब अगर नेगेटिव फिगर आती है तो वो हमारे पास लॉस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो वो गेन हो जाएगा। तो जब 18,000 रुपीज में से हमने 13,000 को लेस कर दिया, इसका टोटल जो है वो 13,000 है, अगर हमने 13,000 को लेस कर दिया तो पीछे बच जाएगा 5,000 रुपीज। अब ये जो रुपीज 5,000 है ये पॉजिटिव फिगर है, इसका ये मतलब है कि ये गेन है। और दूसरी बात, ये गेन जो लिया जाएगा ये प्री टैक्स गेन यहाँ पर कैलकुलेट होगा और इसी को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो ये एक जो सिंगल जो एलिमेंट है उसको सिर्फ हमने अब एसोसिएट से रिलेटेड शो करना है। उसके बाद हमने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी कुछ चेंजेस करनी है। वो क्या होंगी कि हमने सिर्फ एक सिंगल अमाउंट में ये शो कर देना है कि कितनी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अब बाकी है। पहले अगर हम देखते तो पहले जो शेयर था वो 90% था, तो एज्यूम कर लेते हैं कि उससे रिलेटेड जो फेयर वैल्यू आ रही होगी वो 1 लाख रुपए आ रही होगी। लेकिन अब क्योंकि शेयर डिक्रीज होके 40% रह चुका है, कंपनी जो है वो एसोसिएट बन चुकी है, तो यहाँ पे हम क्योंकि इसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे कि सिर्फ सिंगल लाइन में लिखेंगे इस तरह से कि जो अब इन्वेस्टमेंट है हमारी इन एसोसिएट वो 1 लाख रुपए नहीं रही, बल्कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 40,000 रुपीज बच गई है। तो इस तरह से एक सिंगल लाइन जो एलिमेंट है वो आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इस टॉपिक को मजीद समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सब्सिडरी से एसोसिएट बनती है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं।